हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का, जो हमारी एनसीईआरटी का चलेगा 6th to 12th का। तो इसमें हम सबसे पहले 6th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आप अगर इसका नाम देखोगे तो यहाँ पे ये है हमारा विविधता। आज हम विविधता को करेंगे। अब सबसे पहले हम ये जानने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं। पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक विकलांग है और उनके साथ दो हैं जो खुशी खुशी है। दूसरे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ये एक लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है। तीसरे पिक्चर में आपको कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ बच्चों की फ़ोटो दिखाई जा रही है जो आपस में अलग अलग हैं मगर खुश हैं। और चौथे में आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसा समुद्री एरिया है जो कि केरल के साइड का है। यहाँ पे चीनी तरीक़ों से मछलियों को पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे विविधताओं को दर्शाता है। ये कहने का मतलब ये होता है विविधता वो होती है, विविधता में एकता से तात्पर्य होता है भिन्नता या भिन्नताओं में रहते और होते हुए भी एकजुट रहना। अर्थात जब हम अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, अलग अलग धर्मों से होते हैं, अलग धर्मों के लोग होते हैं जिनकी भाषा, संस्कृति, पेशा, परिवेश आदि सब में भिन्नता होती है। इन सब के बावजूद जब एकजुट होकर बड़ी सरलता से रहते हैं तो ये हमारी विविधता को दर्शाता है। अगर हम देखें तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले हम इसे देखते हैं। पाठ की शुरुआत की पंक्ति पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा के तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह देखता हो? तो ये हम आज यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे एक उदाहरण के साथ समझेंगे विविधताओं को, ठीक है। हम जैसे कि एक कक्षा की बात करते हैं, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से छात्र आते हैं। कोई किसी की आर्थिक स्थिति है जो बहुत अच्छी होगी, किसी की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी सी कमज़ोर होगी, ठीक है। जो विभिन्न समुदाय के भी होते हैं, इनका खान पान भी अलग होता है, इनका तौर तरीका भी अलग होता है, फिर भी ये सारे मिलजुल कर किसी विशेष कक्षा को सूचित करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा विविधता। अब विविधता में एकता से अभिप्राय क्या होता है, हम ये देखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा भारत है विविधताओं में एकता का। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भारत ये एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अनोखा देश है, जहाँ लोगों में धर्मों क्षेत्र के आधार पर बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उनमें एकजुटता होती है। इसका सबसे उदाहरण हमने हाल ही में देखा था जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुई थी, जिसमें हम सभी देशवासी एक हो गए थे। तो ये हमारी विविधताओं को दर्शाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जो हमारी विविधताओं को दर्शाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई गई है, दोस्ती करना, ये भी विविधताओं के उदाहरण है। जिसमें दो समीर रहते हैं, एक होता है समीर, ठीक है। इसमें दो समीर है, एक समीर एक है, ठीक है, एक समीर दो है, ठीक है। समीर एक और समीर दो में क्या खासियत है। एक समीर जिसकी विविधताओं के बारे में अगर हम बात करें तो धर्म दोनों के अलग अलग है। एक समीर हिंदू है, दूसरा समीर जो है मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक समीर पढ़ा लिखा है, एक समीर ने कभी पढ़ाई की ही नहीं, वो अखबार बेचता है, ठीक है। वो दोनों अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। ये हमारी विविधताओं को दर्शाता है कि वो एक जो है पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है, ये कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी हम सभी एक है। एक का धर्म अलग है, दूसरे का धर्म अलग है। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के कल्चर को सीखने का हमें मौका मिलता है। हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम देखें तो विविधताओं को दर्शाने के कुछ उदाहरण होते हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। अब भारत में विविधताओं के कई रूप मिलते हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषाई आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे। ये कुछ कारक है जिनके आधार पे हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब भारत में भौगोलिक आधार पर विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण हम देखेंगे
तो यहाँ पे सबसे नीचे में हमें दिखाया गया है भारत में विविधता। भारत विविधताओं वाला देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खान पान खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं विभिन्न धर्मों के। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जैसे कि अलग अलग धर्म है। पहला है कुछ देखें तो एक धर्म हम लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। तो हिंदू क्या करता है, सबके प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है। कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ इबादत करते हैं, कुछ भक्ति गान गाते हैं, कुछ सूफी गाते हैं। किसी में शादी होती है, शादी के भी तौर तरीके अलग होते हैं। उनके पहनावे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके अभिवादन करने का तरीका अलग होता है। जैसा कि अगर हिंदू की हम बात करते हैं, वो प्रणाम करते हैं। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो अपने तरीके से खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वगैरह करके उनके प्रणाम करने का तरीका अलग होता है। अगर इसके अलावा अभी अगर हम और बात करें तो सभी अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। अब हम भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विविधता को देखने का प्रयास करेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर विविधता में सबसे पहले हमें दिखाया गया है, सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है ये लद्दाख। अब लद्दाख क्या है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती की संभावनाएं होती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं पे दूसरा ये उत्तर भारत का एक इलाका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ से पहाड़ियों में। ठीक है। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती है। ठीक है। इसमें हमने 2 राज्यों को देखा। ठीक है। एक राज्य हमारा केरल है, दूसरा राज्य हमारा लद्दाख है। ठीक है। केरल की अगर हम बात करें तो उसकी भौगोलिक दशा जो है वो लद्दाख की भौगोलिक दशा से बिल्कुल भिन्न है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ है, वहीं लद्दाख जो है वो हमारे उत्तर के इलाके में। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। अब लद्दाख वाले इलाके में देखें तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ये रेगिस्तानी इलाका है जहाँ हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक ये बर्फ़ से ढका होता है। यहाँ पे बहुत कम पेड़ देखने को मिलते हैं। पीने का पानी हम यहाँ पे जब गर्मियों के मौसम में बर्फ़ पिघलते हैं तो उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के जीवन यापन के बारे में, तो यहाँ खास किस्म की बकरियाँ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। और यह ऊन जो होता है बहुत कीमती होता है। इससे पश्मीना शाल मिलती है। जैसे लद्दाख के लोग का ये जीवन यापन का ये मेन तरीका है। इसके अलावा यहाँ पे तिब्बत, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं। ठीक है। और लद्दाख में गाना और कविताएं बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। ठीक है। ये तो हमने लद्दाख के बारे में देख लिया। केरल के बारे में अगर देखें तो ये एक तरफ से ये दक्षिण पश्चिम का इलाका है जो एक तरफ से दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ राज्य है जो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से इसमें एक इलाके में पहाड़ आते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के मसाले देखने को मिलते हैं। इस इलाके में सालों भर गर्मियाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के मसाले मिलते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है जिससे हम मसाला वगैरह की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हें ही माना जाता है। तो हमें अभी इससे कुछ खास मतलब नहीं है। इससे आगे का जो चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हम इसे अच्छे ढंग से समझेंगे कि विविधताएं होती क्या है। ठीक है। इसमें एक आप यह देख सकते हैं, वास्को डी गामा पानी के जहाज से पुर्तगाल के इलाके में इधर से ही आया था, केरल के इलाके में, जहाँ थी कालीकट, जहाँ के राजा थे जमोरिन। ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो पेशा होता है, यहाँ के लोग खेती वगैरह भी करते हैं और चीनी के व्यापारी भी केरल में आए थे और इन्होंने ही मछली पकड़ने का तरीका बताया था। जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं, जिन्हें चीनी वाला कहते हैं, चीना वाला कहते हैं इस तरह के जाल को। ठीक है। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पे चीनी लोग ज़्यादा आए थे तो उससे मिलती जुलती है। ठीक है। केरल में उपजाऊ ज़मीन है। उपजाऊ ज़मीन और जलवायु के कारण यहाँ के चावल यहाँ में बहुत अच्छी खेती होती है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली चावल खाते हैं। ठीक है।
तो ये हमने केरल के बारे में जान लिया, ठीक है। अगर हम देखें तो जहाँ केरल और अब इन दोनों को हम इन दोनों में हम एक तरह से डिफरेंस करके देखते हैं, तो केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अब हम धर्म के आधार पे देखते हैं, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विश्व के प्रमुख 8 धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम इसकी बात करते हैं धर्म के आधार पे, ठीक है। तो धर्म के आधार पे अगर हम बात करें तो चलो मान लेते हैं एक तरफ हमारा हिंदू धर्म का, ठीक है। तो मैं ओनली इससे डिनोट करती ये हमारे हिंदू धर्म को दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारे मुस्लिम धर्म को दिखा रहा है, ये हमारे सिख धर्म को दिखा रहा है, अब ये हमारे ईसाई धर्म को दिखा रहा है, ठीक है। आइए समझ लीजिए, ठीक है। ये अलग अलग मैंने 1 2 3 4 धर्मों के लोग लिए, ठीक है। अब इसका नाम मैं राम रख देती हूँ, ये इसका नाम क्या रख दें, चलो और ये अलग अलग धर्म के 4 लोग हैं जिनमें अच्छी दोस्ती है, ये एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनमें बहुत अच्छी दोस्ती है। जब होली दीपावली वगैरह त्यौहार आते हैं तो बाकी के 3 दोस्त हिंदू दोस्त के घर जाते हैं और उनके त्यौहार को बहुत अच्छे तौर तरीके से मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जब ईद वगैरह आता है तो फिर ये तीनों जो हिंदू सिख और ईसाई के 3 दोस्त थे, वो फिर अपने मुस्लिम दोस्त के घर जाते हैं और उनके यहाँ जाके ईद और बकरीद वगैरह बहुत अच्छे तौर तरीके से मनाते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें सिख, जब इन्हीं के यहाँ लोहड़ी वगैरह आता है तो फिर ये बाकी के 3 फ्रेंड जो होते हैं वो अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इससे हमें दूसरे धर्मों के बारे में जानने का मौका मिलता है, उनके धर्मों को हम जानते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, उनके त्यौहार को सेलिब्रेट कैसे करना है ये हम जानते हैं, उनकी संस्कृति को जानने का हमें मौका मिलता है। तो विविधताओं में रहने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि हम अलग अलग संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब भाषाई आधार पर विविधता की बात करें तो भारत में बहुत अलग अलग राज्य होते हैं, भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पे भाषाएं अलग होती हैं, अगर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 से अधिक मातृभाषाएं हैं, अप्रोक्सीमेटली मैं अभी मुझे जो लग रहा है, ठीक है। अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन सब के बावजूद भी जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, ले रही हूँ जैसे कि बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं, ठीक है। यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। केरल साउथ इंडिया के साइड केरले कन्नड़ इंग्लिश वगैरह ये सारे भाषाएं बोली जाती हैं। अभी इन सब में हम संस्कृति को भी देखेंगे, भाषा को भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनमें इसके अलावा भी अलग अलग डिफरेंस होने के बावजूद भी ये सारे बहुत अच्छे तौर तरीके से एक दूसरे के कल्चर को डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। जैसे कि अगर विविध संस्कृतियों का जो प्रभाव होता है वो केवल हमारे बीते हुए पीछे वाले कल की बात नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के आधार पर भी काम आते हैं। जब हम काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और हमें ये सारे और एकदम हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीतिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये सिर्फ पीछे की ही बात नहीं है, जब हम काम के रिगार्डिंग या फिर किसी और वजह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ हम काम वगैरह करते हैं, तो फिर वहाँ के रीति रिवाज को सीखते हैं और धीरे धीरे हम उनके जैसा बन जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे कि पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोज़मर्रा जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर हमारे पड़ोसी अलग अलग हैं फिर भी हम उनके साथ बहुत अच्छे तौर तरीके से रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। अब क्या करें, उन्हें एकजुट होकर, अब जैसे कि अगर हम बात करें तो हमने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उस वक्त भी तो हम अलग अलग धर्मों में बटे थे, पर हम सब ने मिलकर एकजुट होकर इकट्ठा होकर जेल गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ नए नए तरीक़ों से उनका विरोध किया, ठीक है। जब इन्हीं विरोधों को तो देखिए अंग्रेज़ों ने हम भारत के लोगों में फूट डाल सकते थे क्योंकि उनमें विविधता अलग थी, उन्होंने सोचा चलो हम इसमें फूट डालते हैं, ठीक है, और लास्ट में उन्होंने डाला भी। तो ये हमें दिखाता है कि हमने कैसे अपनी विविधताओं को देखा, ठीक है।
अब यहाँ पे यह गीत जो था वो अमृतसर के जालियांवाला बाग में, जो ये आपको एक स्टोरी देखने को एक सॉन्ग मिल रहा है, ठीक है। दिन खून के हमारे प्यारे भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के न जाना, ठीक है। तो ये सॉन्ग है, आप इसे देख सकते हैं, ये कविता थी। तो यह गीत अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, जिस वक्त जालियांवाला बाग में सारे एक साथ मिलकर गाए गए थे, ठीक है। गोलियां चलवा दी गई थी, महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख कितने सारे लोग उसमें मारे गए थे। तो क्या हमने उस वक्त ये देखा था कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम थे? हम उस वक्त तो बटे नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हम सब एक भारतीय थे जिसे अपने देश को आज़ाद कराना था, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधताओं के प्रति हमारे विश्वास को बनाए रखता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब भारत की खोज में भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी चीज़ है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से ये व्यवहार, विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने का मतलब कि नेहरू जी जो कहते हैं कि भारत में विविधता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, ये भारतीयों के अंदर का विश्वास है, अंदर का एक तरह का विश्वास और प्रथा है जिसे वो स्वीकार करते हैं। इसमें विविधताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है, यह नेहरू जी ने कहा था विविधताओं के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा इतना है, हमने आज विविधताओं के बारे में जाना, विविधता होता क्या है, ठीक है। अब हम आज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा विविधताओं में भिन्नता, इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना है, ठीक है।